गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 आरोह भाग 2 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई यह गद्य रचना लेकर के गद्य रचना का दूसरा भाग व्याख्या का लेकर के उपस्थित हूँ। पहले भाग में आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन परिचय के बारे में जाना तथा अब हम जानते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जातिवाद के मानने वाले आज भी बहुत हैं और जो जातिवाद के मानने वाले लोग हैं वो तर्क देते हैं कि जातिवाद क्यों सही है, क्योंकि जाति बना था कार्यकुशलता श्रम विभाजन के आधार पर, वर्ण के आधार पर। वर्ण से श्रम, श्रम से वर्ण बना था, वर्ण से जाति बना था। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से वर्ण और जाति बना था। वर्ण और जाति किस प्रकार से बना था ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया बड़ा एक्सप्लेन करके, आप उसको देखिएगा कि 4 लोग हुए तो चारों में एक ही काम तो चारों करेंगे नहीं, लड़ाई कर जाएंगे तो चारों को अलग अलग उस पिता ने कर दिया और सबको अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार अपना उनको काम दे दिया और सब लोग बड़े खुशी खुशी से उसको स्वीकार भी किए। कोई ज़बरदस्ती, कोई दबाव नहीं था। लेकिन जब उस पद पर लोग आसीन हो गए तो उनको अपना पद बड़ा अच्छा लगने लगा, स्पेशली ऊपर वालों को। तो ऊपर वाले अब अपने पद पर नीचे वालों को नहीं जाने देना चाहते थे। ब्राह्मण अपने पद पर किसी क्षत्रिय तक को नहीं आने देता था, क्षत्रिय अपने पद पर वैश्य को नहीं आने देता, वैश्य अपने पद पर शूद्र को नहीं आने देता। शूद्र तो सबसे नीचे ही है, वो कहाँ जाएगा और किसको आने देगा। तो अब जब उनके बेटे बेटी होने लगे तो उसी में रहने लगे, तो वो अलग अलग अब काम उनको दिया जाने लगा है। कोई बिजनेस करने लगा, कोई पशुपालन करने लगा, कोई खेती करने लगा है। तो उस और शूद्र में जाता तो कोई कपड़ा धुलने लगा, कोई बाल काटने लगा, कोई कपड़ा सिलने लगा, कोई जूता सिलने लगा, कोई जूता पालिश करने लगा इत्यादि। वो सेवा का काम ही उनका था। तो दूसरा रूप है, इसलिए हमें इसमें कोई बुराई नहीं है। किसमें? जाति प्रथा, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है जो जाति प्रथा कार्यकुशलता के आधार पर बना था। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। आपत्ति यहाँ हो गई कि जाति प्रथा जो है पहले ही वो क्या कहती है कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन कर देती है। श्रम विभाजन मतलब होता है काम का विभाजन, आपके शक्तियों का विभाजन, आपकी क्षमता का विभाजन, आपके क्षमता के अनुसार आपको काम देना। लेकिन ये जो जाति प्रथा आ गया तो उसने क्या किया कि अब जो आप उसमें चले गए तो आप वही काम करेंगे, चाहे आपका मन लग रहा हो या न लग रहा हो, आप भी करेंगे और आपके आने वाले खानदान के लोग भी करेंगे, आपके आने वाली अन्य पीढ़ियां भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, नाती पोता भी करेंगे। अब चाहे उनका मन लगता हो या नहीं लगता हो, उनसे कोई मतलब नहीं है, अब मजबूर है उसको करने के लिए। ये था श्रमिक विभाजन हो गया। क्या हो गया? ये श्रमिक विभाजन हो गया। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन आवश्यक है। हमारे श्रम के अनुसार हमारे काम का विभाजन नहीं होगा तो हम अच्छे काम नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके श्रम के अनुसार काम दिया जाएगा तो ही वह अपना बेस्ट, सर्वोत्तम उसमें दे सकता है। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था
श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है, किसी भी समाज में श्रमिकों का विभाजन अस्वाभाविक विभाजन, एक तो हमारा स्वभाव है कि नहीं हम उसको करेंगे, अस्वाभाविक यानी बिना मर्जी के, हमारा मर्जी न होते हुए भी जो सहज न हो, हमारे लिए वो सही नहीं हो, वो काम श्रम विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ये जो श्रम विभाजन है, कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, उनका असहज बंटवारा ही नहीं करती कि नहीं आपका मन हो जाना हो आपको ये करना है, यही काम नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है कि तुम्हारा काम छोटा है, हमारा काम बड़ा है, हम तुमसे ऊंचे हैं, तुम हमसे नीचे हो। ये भावना लोगों के मन में वो पैदा करती है कौन? श्रम विभाजन। तो श्रमिक विभाजन का है ऊंच नीच की भावना। ब्राह्मण सोचता है कि मैं सबसे ऊंचा हूं, बाकी हमसे सब नीचे हैं। तो क्षत्रिय भी सोचता है कि मैं भी ऊंचा हूं, बाकी सब नीचे हैं। शूद्र को सभी लोग नीचे समझते हैं क्योंकि वो सबकी सेवा करता है। ऊंच नीच की जो भावना करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। श्रमिक विभाजन तक तो ठीक है, श्रमिक विभाजन चलता है, लेकिन उसके साथ ऊंच नीच का जो भावना डाल दिया गया, कार्य सभी बराबर होते हैं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबको अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य मिला है। परंतु हम अगर अपने कार्य को श्रेष्ठ और दूसरे के कार्य को हीन समझें तो यह गलत बात है। इससे लोगों के मन में हीन भावना पैदा होता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहेंगे चलिए जाति प्रथा को हम श्रम विभाजन मान लेते हैं कि जाति प्रथा उस श्रम विभाजन का ही रूप है, क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन के आधार पर किया गया था, लेकिन वो आते आते जाति प्रथा ऊंच नीच का भाव ले लिया। कि चलिए हम मान लेते हैं कि वो श्रम विभाजन का ही रूप है, तो क्या कमी रहेगी? उसका स्वाभाविक विभाजन नहीं हुआ कि हमने जो चाहा जिसके स्वभाव के अनुसार से काम नहीं मिला, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि इच्छा, हमारी इच्छा पर आधारित नहीं कि मैं जो चाहूंगा वही काम करूंगा, नहीं। अगर श्रम विभाजन होता तो हमें वह काम मिलता जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जिसके लिए हम निपुण हैं, जिसको हम करने में बेस्ट अपना दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमें तो वही काम मिला जो हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी से करते चले आए। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहते हैं कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। एक बढ़िया श्रमिक या व्यक्ति या समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों का जो कार्य विभाजन है उसको उनकी सीमा, उनकी क्षमता के आधार पर निर्धारित करें, जिससे कि वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि ऐसा तो हुआ नहीं कि उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनका कार्य दिया गया।
इसके अलावा और उल्टा हो गया, क्या हुआ कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए क्या है कि व्यक्ति कौन सा पढ़ाई किया, कौन सा ट्रेनिंग किया, कौन सा काम सीखा, इससे कोई मतलब नहीं था उस समय में। आप चाहे भले स्कूल पढ़ लो, चाहे कुछ कर लो, अगर धोबी के लड़के हो तो तुमको कपड़ा ही धुलना है, कपड़ा प्रेस करना है। नाई के लड़के तो तुमको बाल ही काटना है। मोची के लड़के हो तो तुमको जूता ही सिलना है, जूता पॉलिश करना है। बढ़ई के लड़के हो तो तुमको लकड़ी का काम ही करना है। लोहार के लड़के तुमको लोहा का काम ही करना है। चाहे तुम कोई भी काम कर लो, कोई भी पढ़ाई पढ़ लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा तो व्यवसाय गर्भधारण के समय ही फिक्स कर दिया जाता है। लड़की है तो चाहे वो कुछ भी पढ़ लिख ले, उसको घर का काम ही करना है। ब्राह्मण का लड़का है तो वो गर्भधारण हुआ तभी फिक्स हो गया कि ये बच्चा आगे चल करके पंडित बनेगा, पुरोहिताई करेगा, जजमानी करेगा। क्षत्रिय का हुआ तो ये तो देश सेवा करेगा, सेना में जाएगा, सीमा पर रहेगा। पहले से फिक्स कर दिया जाता है। अब आप जन्म लेने के बाद चाहे कुछ भी पढ़ाई करें, जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में गलता लोहा पढ़ा है, धनराम और उसकी कहानी, क्या नाम है उस लड़के का, कि किस प्रकार से धनराम को उसके मास्टर भी बार बार यही कहते हैं कि यह बच्चा क्या पढ़ेगा, इसका तो दिमाग में भूसा भरा, लोहा भरा है। धनराम और मोहन की कहानी जो थी, मोहन ब्राह्मण के घर का लड़का, मास्टर उसकी भी पढ़ाई करके आगे बढ़ चल के बहुत होगा, और धनराम को बार बार ये कहते थे कि इसके तो कुछ नहीं आता है, इसके दिमाग में तो लोहा भरा है। यानी कि पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है और बार बार उसको हमें यह आभास कराया जाता है, याद दिलाया जाता है कि तुमको यही करना है बेटा। वो उसके जन्म से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। लड़की है तो वो चाहे किसी भी जाति की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, उसका फिक्स होता था कि तुम्हें घरेलू काम करना है, तुम्हें हाउसवाइफ बनना है, चूल्हा चौका बर्तन ही करना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। पढ़ लिख लो लेकिन कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। पेशा यानी व्यवसाय, पेशा अर्थात व्यवसाय। जो जाति प्रथा है सिर्फ दोषपूर्ण पेशे का निर्धारण ही नहीं करती है, पूर्व निर्धारण यानी पहले से ही निर्धारित हमारा व्यवसाय हो जाता है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है कि तुम्हें जिंदगी भर अब जूता सिलना है, कपड़ा सिलना है, कि लकड़ी का काम करना है, कि लोहा का काम करना है, कि पुरोहिताई करना है, कि पंडिताई करना है। तुम चाह करके भी दूसरा काम नहीं कर सकते हो अगर तुम्हारा मन, अब देखिए जिस व्यक्ति का मन नहीं लगेगा तो क्या करेगा वो काम को मन से करेगा नहीं। जब मन से नहीं करेगा तो उसमें अच्छा होगा नहीं, अच्छा नहीं होगा तो बुरा ही होने लगेगा। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए। अब अनुपयुक्त हो गया पेशा। मान लीजिए एक नाई है गांव में, वो ही पूरे गांव का बाल काट रहा है। अब उसके 4 लड़के हुए, तो अब जहां एक ही नाई पूरे गांव का बाल काट करके खर्चा चला लेता था, वहां चारों अब काटेंगे और खर्चा बढ़ गया। इसका आमदनी तो उतने हो गए ना जितने कि एक घर से एक बोझा मिलता था, तो एक बोझा ही मिलेगा, चाहे अब उनके 4 लड़के हो जाए चाहे 10 लड़के हो जाए।
अगर ये चाहे कि नहीं नाई का 2 लड़के चले जाएं कहीं बाहर कमाने तो वो नहीं जा सकते, उनको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उनको एक ही पेशे में बांध देती है, चाहे उससे उनका जीविकोपार्जन हो या ना हो, उससे उनको पर्याप्त आमदनी हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। तो इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। आज के समय में ऐसा स्थिति आ जाता है कि व्यक्ति जातिगत पैसे में बंधा है, उसका उस काम में मन भी नहीं लग रहा है और उस काम से उसका पूरा भरण पोषण भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। जब तक हम अपने आप को समाज के अनुसार ढाल नहीं लेंगे, समाज के अनुसार परिवर्तित नहीं करते चले जाएंगे, तो हम अपने आप को उस समाज में स्थापित नहीं कर पाएंगे, संतुलन नहीं बिठा पाएंगे और हम कहीं ना कहीं उस समाज से कट जाएंगे, उस समाज से पीछे हट जाएंगे। ये जानिए। तो हमें अगर समाज के साथ चलना है तो समाज में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ अपने आप को बदलना होगा, अदरवाइज हम काफी पीछे रह जाएंगे, समाज हमको छोड़ करके आगे निकल जाएगा। तो परिवर्तन जाति प्रथा में आप कर नहीं सकते हो, परिवर्तन जाति प्रथा में आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको परिवर्तन करने की, नया सीखने की छूट नहीं है। और तो जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप, तकनीकी युग आ गया धीरे धीरे, अब जैसे बढ़ई है वो बसुला रुखान से ही काम करता रहे तो दिन भर में क्या करेगा, एक चारपाई का गोड़ा बनाएगा जो बिकेगा 100 रुपये में, जिसमें उसकी कीमत और दिन भर की मजदूरी जोड़ दीजिए। और जो तकनीकी साधन से अगर मशीनों से काम कर रहा है तो वो दिन भर में कम से कम 20 बनाएगा और वो भी बिकेगा 100 रुपये में ही, वो भी बिकेगा 100 रुपये में ही। तो वो 2000 कमाया, ये 100 रुपया कमाया, इसका जीविका कैसे चलेगा? ये तो पिछड़ जाएगा ना, भूखमरी की कगार पर आ जाएगा। और नया करने की इजाजत ये जाति प्रथा समाज नहीं दे रहा है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, भाई अगर हमारा यहाँ से इस काम से खर्चा नहीं चला तो हम अपना दूसरा पैसा बदलेंगे, हमको पढ़ाने से हमारा पालन पोषण नहीं हो रहा है, उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा काम कर लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे, कोई काम कर लेंगे। लेकिन हमें प्रतिकूल परिस्थिति यानी विपरीत समय में भी, भले ही हमारा काम नहीं चल रहा लेकिन आपको पढ़ाना ही है, आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, आपको इतने ही मिलेगा, आपको करना भी है, आप दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाएगा। भाई हमारी पढ़ाई पुराने ज़माने की, पुराने ढर्रे की, वो हमको समझ में तो आ रही है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे फास्ट चल रहे हैं, वो मोबाइल से, यूट्यूब से, इंटरनेट से देख करके पढ़ रहे हैं, और हम अपना पुराना ढर्रा वही पेपर पेन वाला पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी हमारा सिलेबस भी पीछे रह जा रहा है, छूट नहीं पा रहा है, और हमें नहीं मन लग रहा। तो ये भी नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, हम जा रहे हैं, नहीं, आपको पढ़ाना भी है। और नहीं सिलेबस कंप्लेन आएगा, पूरा नहीं होगा तो सैलरी भी नहीं मिलेगी, तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। हिंदू जाति कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम नहीं चुन सकता जो कि उसका जातिगत पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो।
इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगर ये जाति प्रथा पेशा बदलने का अनुमति दे दे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर एक हरिजन का लड़का, शूद्र लड़का अगर संस्कृत पढ़ लिया है, वेदों का ज्ञाता हो गया है, फिर भी उसे पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाती है, और एक ब्राह्मण का लड़का जो कि वेद का उसे ज्ञात ही नहीं है, संस्कृत उसे आता ही नहीं है, लेकिन वही पढ़ाएगा, वही पूजा पाठ कराएगा, तो कार्यों में विशेषता भी नहीं है, रुचि भी नहीं है। उसका रुचि है पूजा पाठ करने का, तो उसको पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो ब्राह्मण का लड़का है, इसका रुचि है कि नहीं हम जाकर बिजनेस करेंगे, उसको करने नहीं दिया जा रहा है। तो वो न मन से पूजा कर रहा है और न वो मन से बिजनेस कर रहा है। दोनों ही स्थितियां भयावह हो गई हैं। चलिए अब आज के व्याख्या में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम अगला व्याख्या लेकर के आएंगे, है ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई परेशानी हो तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।